हियरिंग इम्पेयरमेंट या कम सुनना, ऊंचा सुनना, बच्चों में ये चीज़ अनकॉमन नहीं है। हमें कई बार लगता है कि ऊंचा सुनने की तकलीफ तो सिर्फ बुजुर्ग लोगों में होती है, बच्चों में नहीं होती है। ऐसा नहीं है। डेटा बताता है कि 1 से 2 बच्चे हियरिंग में प्रॉब्लम होती है उनको 1000 डिलीवरी के पीछे। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो 1000 बच्चे पैदा होते हैं इंटरनेशनली, उसमें 1 से 2 बच्चों को कंजेनिटल हियरिंग इम्पेयरमेंट होती है, एक कान में या दोनों कान में भी हो जाती है। लेकिन अगर हम उन बच्चों को फॉलो करें जो जन्म से और बाकी जो नॉर्मल बच्चों को भी फॉलो करें, तो डेटा ये बताता है कि करीब करीब 12 साल की उम्र तक 1000 में से 20 एक बच्चे ऐसे हो जाते हैं जिनको हियरिंग में कुछ ना कुछ इश्यू होता है। कुछ फ्रीक्वेंसी पे उनको सुनाई देता है, कुछ पे कम सुनाई देता है। अब ये क्यों ज़रूरी है कि हम हियरिंग इम्पेयरमेंट के बारे में जागरूक रहें। अगर छोटा बच्चा हियरिंग में ठीक नहीं है, उसको ठीक से सुनाई नहीं देता है या कम सुनाई देता है, तो उसका चहुमुखी विकास नहीं हो पाता। सबसे इम्पॉर्टेंट है बच्चा बोल नहीं पाएगा। अगर आपको वो सुन नहीं सकता छोटा बच्चा, तो बोल भी नहीं पाएगा। जैसे बच्चा 1 साल में बोलना शुरू कर देता है, अगर उसका हियरिंग सभी फ्रीक्वेंसीज पे ठीक नहीं है तो बच्चा बोल नहीं पाएगा, और नहीं बोल पाएगा तो उसका और जो मानसिक विकास है, सोशल इंटरेक्शन है, लोगों के साथ मिलना जुलना है, लोगों की जेस्चर को समझना है, उन सब चीज़ों में कमी आनी शुरू हो जाती है और बच्चा धीरे धीरे समाज के अपने और जो पीयर ग्रुप्स हैं और जो बच्चे रहते हैं, बच्चा पिछड़ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है कि बच्चों में ऊंचा सुनने की प्रॉब्लम क्यों होती है? एज आई सेड, 1 से 2 बच्चे 1000 डिलीवरी में तो कंजेनिटल प्रॉब्लम होती है, जन्म के साथ ही डिफेक्ट आता है। कोई ब्रेन में स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम हो सकती है, जो सुनने की जो नस होती है दिमाग के अंदर, उसके अंदर डिफेक्ट है, ठीक से बनी नहीं है, या उसके आसपास कोई ऐसी चीज़ है जो उसको दबा रही है, या कोई जेनेटिक डिफेक्ट भी कई बार होता है। कोई जीन है जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं डेफनेस के लिए, तो वो हो सकता है। और जो हाई रिस्क बेबीज़ होती हैं इसमें, खासतौर पे प्रीमेच्योर बेबीज़ जो बच्चे समय से पहले पैदा हो जाते हैं, जैसे आजकल मेडिकल साइंस ने काफ़ी तरक्की कर रखी है, करीबन ये मानिए कि 6 महीने के बच्चे को भी बचाने में सक्षम है, लेकिन उन बच्चों में कई बार हियरिंग का इशू आ जाता है। और कौन से बच्चे हैं जो हियरिंग इम्पेयरमेंट के रिस्क पे हैं? ऐसे बच्चे जो जन्म के समय प्रीमेच्योर हैं, जिनको इन्फेक्शन हो जाता है, अस्पताल में दाखिल होना पड़ता है, या जिनको मेनिंजाइटिस है, ब्रेन का इन्फेक्शन हो जाता है। कुछ मेडिसिन्स होती हैं जिनकी वजह से एज अ साइड इफ़ेक्ट हियरिंग इम्पेयरमेंट हो जाता है, जैसे जेंटामाइसिन, अमिकसिन। सो इन सब दवाओं से भी, हालांकि दवाएं बड़ी अच्छी होती हैं इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए, बट एक नॉन साइड इफ़ेक्ट जिनका हियरिंग के ऊपर, किडनी के ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है। और क्या कारण हो सकते हैं? कुछ बच्चों को जन्म के समय, जैसे छोटे बच्चों को दिमाग में रीढ़ हो जाती है या दौरे आने लग जाते हैं, ये भी जो हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट का कारण हो सकता है। इसके अलावा कुछ मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स होती हैं, उनकी वजह से भी हियरिंग इम्पेयरमेंट। फिर कई बार सवाल आता है कि जी हमारे बच्चे को जो है बार बार कान में इन्फेक्शन हो जाता है, कई बार कान में से मवाद आनी शुरू हो जाती है, क्या इससे भी हियरिंग लॉस हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। इन चीज़ों से भी, अगर बच्चे को बार बार कान का इन्फेक्शन होता है, कान के पर्दे में छेद है, तो उनसे भी हियरिंग इम्पेयरमेंट के चांस बढ़ जाते। तो आजकल सरकार ने भी काफ़ी जागरूकता पैदा की है हियरिंग इम्पेयरमेंट के बारे में। खासतौर पे वेस्टर्न वर्ल्ड को अगर हम देखें तो उसमें हर न्यूबॉर्न की हियरिंग स्क्रीनिंग की जाती है, जो OAE होता है, ऑटो अकाउस्टिक एमिशन हम चेक करते हैं। उसमें अगर कोई भी हमें डाउट लगता है तो कम से कम 3 महीने की उम्र में हम एक बैरा टेस्ट करते हैं, उसको कंफर्म कर। तो आजकल इवन इंडिया में भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मोस्टली जो डिलीवरीज होती हैं उसमें हियरिंग स्क्रीनिंग की जाती है। और जो मैंने हाई रिस्क ग्रुप बताया है, अगर आपका कोई भी बच्चा इन सब ग्रुप से बिलोंग करता है जो मैंने अभी मेंशन किए हैं, तो उनका हियरिंग टेस्ट करना मस्ट है। क्योंकि हियरिंग टेस्ट, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि बच्चा जब 3-4 साल का हो जाए तो हमें पता लगे कि बच्चा बोल नहीं रहा है, हमने हियरिंग टेस्ट किया उसका, तो हियरिंग इम्पेयरमेंट हमें मिल रही है। तो आप 3-4 साल की जो विंडो है जिसमें हम बहुत कुछ कर सकते थे, जिसमें बच्चे की डेवलपमेंट और जो ग्रोथ होती है, ब्रेन की जो पूरी ग्रोथ होती है, वो सब चीज़ें हमारी मिस हो जाती। तो हियरिंग हमने मिस नहीं करना है। अगर कोई भी कंसर्न आपको हियरिंग के बारे में है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपको बताता है कि हियरिंग टेस्ट की ज़रूरत है, तो बगैर हिचकिचाए हुए आप वो हियरिंग टेस्ट जरूर कराएं। मैक्सिमम क्या है, नॉर्मल आएगा, जो बहुत अच्छी बात है, नॉर्मल अगर आता है।
क्योंकि अगर हियरिंग इम्पेयरमेंट टाइम से डिटेक्ट हो जाए हमारा, तो उसमें हमें इलाज की बहुत ज़्यादा संभावना। स्पीच थेरेपीज़ हैं, हियरिंग एड आजकल अच्छी आती हैं, और अगर सीवियर हियरिंग डेफनेस है तो कॉक्लियर इम्प्लांट भी हो जाता है, जिसकी मदद से बच्चे का। एक और कंडीशन है जो यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगा कि मान लीजिए आपका बच्चा बड़ा है, 2-2.5 साल का है, नाम आप लेते हो, नहीं सुनता है, बोलना शुरू नहीं किया है, आपको ऐसा शक हो जाता है कई बार कि कहीं इसको सुनने में दिक्कत तो नहीं, तो ऐसे केस में ज़रूर हमें हियरिंग टेस्ट कराना चाहिए। अगर हियरिंग टेस्ट ठीक है तो ऑटिज्म की संभावना इन बच्चों में रहती है। ऐसा नहीं है कि हर बच्चे में जिसमें हियरिंग टेस्ट ठीक है ऑटिज्म ही होगा, लेकिन ऑटिज्म को हमें ज़रूर दिमाग में रखना चाहिए जब हम बच्चों को हम लोग देखें। तो हियरिंग टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए हमें जब ज़रा सा भी संदेह हो। अगर हियरिंग ठीक है तो ऑटिज्म को दिमाग में रखें, उसके हिसाब से हमें अपना ट्रीटमेंट प्लान करें। थैंक यू वेरी मच।